दुनिया जहान में इस हफ्ते क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की समस्या सुलझा ली है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। इस साल अक्टूबर में दुनिया की सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी की एक घोषणा ने सबको चौंका दिया। टोयोटा कंपनी ने दावा किया है कि वो जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऐसी बैटरी बना लेगी जिससे इलेक्ट्रिक कार 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी का सफर तय कर पाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये बैटरी केवल 10 मिनट में रिचार्ज हो जाएगी। टोयोटा कंपनी के प्रमुख कोजी साटो ने टोक्यो में ये घोषणा करते हुए कहा कि ये इलेक्ट्रिक कार ही नहीं बल्कि वाहन उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार है। The commercialization of solid-state batteries. कोजी साटो ने कहा कि ये नई बैटरी कार निर्माण उद्योग को एक नए भविष्य की ओर ले जाएगी। तो इस हफ्ते हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार बैटरी की समस्या को सुलझा लिया है। पार्ट 1 बैटरी। हमारे पहले एक्सपर्ट पॉल शियरिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जीरो इंस्टीट्यूट में सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के निदेशक हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रिक कार या बैटरी पर चलने वाली कार उतनी नई बात नहीं है जितना आम लोग समझते हैं। नई बात सिर्फ इतनी है कि अब उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि 1879 में अमेरिकी इंजीनियर थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, जिससे वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि लगभग 30 साल बाद 1912 में उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक कारें बनाई। अगर इन 3 गाड़ियों के प्रोटोटाइप या नमूने औद्योगिक उत्पादन के स्तर तक पहुंच जाते तो संभवतः दुनिया में वाहन उद्योग का स्वरूप ही कुछ और होता। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के मित्र और इंजीनियर हेनरी फोर्ड उससे कुछ साल पहले ही बड़े पैमाने पर निर्माण होने वाली कार बाजार में ले आए। उनकी कार छोटी थी और इलेक्ट्रिक बैटरी पर नहीं बल्कि पेट्रोल पर चलती थी। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को शुरू करने के लिए बैटरी की जरूरत तो होती ही है, लेकिन तेल की सप्लाई की समस्याओं और पर्यावरण की चिंताओं की वजह से 20वीं सदी के आखिर में वाहन निर्माता पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचने लगे। पॉल शियरिंग कहते हैं कि गाड़ियों में 2 तरह की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं। गाड़ियों को शुरू करने और उसकी लाइटों के लिए कई दशकों से एसिड और लेड यानी सीसे की बैटरियों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि गाड़ी को चलाने के लिए लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। अब आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर लिथियम आयन बैटरी से चलती है। बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों का निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ। टोयोटा की प्रियस पहली हाइब्रिड कार थी जो 1997 में बाजार में आई। यानी इस कार में पेट्रोल और बैटरी दोनों का इस्तेमाल होता था। पर उसके 10 साल बाद निसान ने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई जो पूरी तरह से बैटरी से चलती थी। लेकिन इतने सालों बाद भी पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली कारों और इलेक्ट्रिक कारों के बीच मुकाबले में कोई समानता नहीं आ पाई। इसकी वजह सबके सामने है। पेट्रोल का ऊर्जा घनत्व काफी ज्यादा होता है। बैटरी की टेक्नोलॉजी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। हालांकि नई गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। मिसाल के तौर पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी जल्दी एक्सेलरेट करती है, यानी कम समय में तेज रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है, खासतौर पर अगर बैटरी को चार्ज करने के लिए हरित ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। मगर पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ियां टैंक फुल होने पर काफी दूर तक जा सकती हैं, जबकि उतना फासला तय करने के लिए लिथियम बैटरी को 1 से ज्यादा बार चार्ज करना पड़ता है। I think that in general people would like batteries to last longer. लोग चाहेंगे कि बैटरी पर चलने वाली कार एक चार्ज पर ज्यादा दूर तक जाए, बैटरी देर तक चले और उसकी कीमत कम हो। उम्मीद ये भी है कि इन बैटरियों के उत्पादन में ऐसी सामग्री इस्तेमाल की जाए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे, साथ ही बैटरी का इस्तेमाल और सुरक्षित हो।
टोयोटा का कहना है कि वो जल्द ही लिथियम आयन बैटरी की जगह सॉलिड स्टेट बैटरी का इस्तेमाल शुरू करके इस समस्या का हल निकालने जा रही है। लिथियम आयन बैटरी में लिक्विड या तरल इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरी में ठोस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसलिए उनका उत्पादन पेचीदा और महंगा होता है। कई सालों से टोयोटा, उसकी प्रतिद्वंदी निसान, BMW और मर्सिडीज इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। I would identify 3 sort of key motivations for moving towards solid state. सॉलिड स्टेट बैटरी में ज्यादा ऊर्जा भरी जा सकती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार एक चार्ज पर ज्यादा दूर तक जा सकती है, यानी उसकी रेंज बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा यह है कि इन्हें कम समय में चार्ज किया जा सकता है, यानी इनकी चार्जिंग के लिए कतार छोटी हो जाएगी। तीसरा फायदा यह है कि ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। पॉल शेरिंग का मानना है कि इन फायदों की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। पार्ट 2 लंबा रास्ता। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं शर्ली मेंग, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि सॉलिड स्टेट बैटरी के इस्तेमाल से कई नए रास्ते खुल जाएंगे। Solid state batteries offer the possibility to increase सॉलिड स्टेट बैटरी में अधिक घनत्व की ऊर्जा स्टोर की जा सकती है, जिससे एक बार चार्ज करने पर गाड़ी की ड्राइविंग रेंज 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके इस्तेमाल से एक बार चार्ज करने पर कार 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर पाएगी। ये कोई सपना नहीं है, कई वैज्ञानिकों और टोयोटा जैसी कंपनियों का यही अनुमान है। सॉलिड स्टेट बैटरी का एक फायदा और है। ये धारणा रही है कि लिथियम आयन बैटरी में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिससे अधिक गर्म होने पर बैटरी में आग लगने का खतरा हो सकता है। सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम बैटरी से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, जिससे उन्हें ठंडा रखने के लिए कम कोशिश करनी पड़ती है, और इस वजह से वो हल्की भी होती है। I think that one of the big example is really the possibility मिसाल के तौर पर सॉलिड स्टेट बैटरी 70, 80 या 100 सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकती हैं। ये लिथियम आयन बैटरी से बिल्कुल अलग होंगी। कई लोग नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक कार का लगभग आधा वजन तो लिथियम बैटरी और उसे ठंडा रखने के लिए लगे उपकरणों का ही होता है। शर्ली मेंग के अनुसार लिथियम आयन बैटरी को बनाने की प्रक्रिया लंबी और पेचीदा होती है, जिसमें अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। उसके मुकाबले सॉलिड स्टेट बैटरी के उत्पादन में कम लोगों की जरूरत होगी, जिससे उन्हें बनाना तुलनात्मक रूप से सस्ता भी होगा। साथ ही इसमें लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले जहरीले तरल रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। पर क्या सॉलिड स्टेट बैटरी को रिसाइकिल किया जा सकता है? that I can say with confidence it can absolutely be recycled. ये बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें रिसाइकल किया जा सकेगा। अच्छी बात ये है कि सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने वाली टीम में इसके बक्से बनाने और सर्किटरी बनाने के लिए जिन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, वो इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही कई लेख प्रकाशित हुए हैं जिनसे पता लगता है कि इन बैटरियों को रिसाइकल कर पाने की संभावना बहुत अच्छी है। पार्ट 3 टोयोटा का अभियान। हमारे तीसरे एक्सपर्ट जेफ लाइकर 35 साल तक मिशिगन यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं, और वो टोयोटा वे किताब के लेखक भी हैं। ये किताब टोयोटा कंपनी के उत्पादन और प्रबंधन के सिद्धांतों का इतिहास बताती है। पिछले साल टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी थी। पिछले साल टोयोटा ने 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बेची, जिनमें से 20 लाख सिर्फ अमेरिका में बेची गई थी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि दुनिया की सबसे पहली हाइब्रिड कार प्रियस टोयोटा ने बनाई थी, यानी इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक बैटरी तब चार्ज होती है जब गाड़ी चल रही होती है। टोयोटा ने इसे इस तरह इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग पॉइंट बेहद कम थे। जेफ लाइकर कहते हैं कि कुछ हद तक प्रियस ने चार्जिंग की समस्या का हल निकालने की कोशिश की थी। उस समय वो प्रियस को एक ऐसी गाड़ी की तरह देख रहे थे जो जीरो एमिशन कार के बाजार के लिए रास्ता निकाले। इस कार में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के लिए जरूरी जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद थी उसका इस्तेमाल किया। साथ ही इसमें पेट्रोल पर चलने वाली मोटर भी थी।
बाद में उन्होंने प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में निवेश करना शुरू कर दिया। प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां वो होती हैं जिनको बिजली के चार्जिंग पॉइंट के जरिए चार्ज किया जा सकता है, लेकिन वो डीजल या पेट्रोल से भी चलती हैं। पर टोयोटा अभी भी पेट्रोल और डीजल इंजन का दामन पकड़े हुए है, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका में कई लोग लंबे सफर के दौरान बार बार कार चार्ज करने के लिए रुकना पसंद नहीं करेंगे। पर जेफ लाइकर इस सोच से सहमत नहीं है। I think the average American drives about 30 or 40 miles. मेरे ख्याल से एक औसत अमेरिकी ड्राइवर दिन में 40 से 50 मील दूर तक गाड़ी चलाता है, जिसके लिए मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज पर्याप्त से अधिक है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर लंबी यात्रा करनी पड़ी तो चार्जिंग की समस्या आ सकती है। कार बनाने वाली कई कंपनियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन टोयोटा की सोच उनसे अलग है। उसकी दलील है कि केवल कार के चलने से होने वाले प्रदूषण को नहीं, बल्कि कार उत्पादन की प्रक्रिया से होने वाले प्रदूषण पर भी वो ध्यान दे रही है। जेफ लाइकर कहते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कम प्रदूषण हो, इसके लिए टोयोटा ने जितना निवेश और काम किया है उतना श्रेय उसे नहीं मिला। अब वो नई सॉलिड स्टेट बैटरी को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, मगर उसने ये लक्ष्य कैसे हासिल किया, इसके बारे में कुछ खास नहीं बता रही। So even with this announcement, often when you see announcements like this, जब ऐसी घोषणा होती है तो अक्सर उपेक्षा होती है कि ये बैटरी फौरन ही बाजार में आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में वो सीमित मात्रा में इसका उत्पादन शुरू करेंगे। शुरू में इन बैटरियों का इस्तेमाल लेक्सस जैसी महंगी गाड़ियों में होगा, क्योंकि इन बैटरियों को बनाने का खर्च तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। अन्य वाहनों में इसके इस्तेमाल में 10 साल तक का वक्त लग सकता है। सॉलिड स्टेट बैटरी के बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए भारी निवेश ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में आवश्यक सामग्री भी इकट्ठा करनी होगी। पार्ट 4 खनिज और संसाधन। सॉलिड स्टेट बैटरी में लगभग उन्हीं सभी खनिज संसाधनों की जरूरत पड़ती है जिसकी जरूरत लिथियम बैटरी को होती है। फिलहाल प्रतिवर्ष लिथियम का उत्पादन 1,30,000 टन के करीब है। हमारी चौथी एक्सपर्ट डॉक्टर ईवी पेटवारात्जी ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे की खनिज सामग्री की विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि कार उद्योग की वजह से इलेक्ट्रिक बैटरियों के उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। अनुमान है कि बैटरियों के लिए आवश्यक खनिजों की मांग 7 साल में 5 गुना बढ़ जाएगी, जिस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि नई खदानें बनाने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। यहाँ मांग और सप्लाई के बीच संतुलन नहीं है। फिलहाल विश्व में जिस प्रकार का तनाव है, उसे देखते हुए कार बैटरी बनाने वाली कंपनियां फैक्ट्री की नजदीकी जगहों से लिथियम लाना चाहती हैं। लिथियम का सबसे ज्यादा उत्पादन चिली और ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन चीन विदेशों में खदानें खरीद रहा है और वहां से खनिज लाकर उसे चीन में रिफाइन करता है। दरअसल दुनिया में सप्लाई होने वाला आधे से ज्यादा खनिज चीन में रिफाइन होता है। ये चिंता बढ़ रही है क्योंकि इस क्षेत्र में पश्चिमी देश पिछड़ रहे हैं। चीन ने लिथियम उद्योग में निजी और सरकारी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा और रियायतें दी हैं, जो कि दूसरे देशों में नहीं हो रहा। अधिकांश उत्पादन चीन में हो रहा है और दूसरे देश सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर हैं। इसलिए जरूरी है कि इन रिफाइनिंग फैक्ट्रियों को चीन से बाहर दूसरे देशों में भी लगाया जाए। अब कई पश्चिमी देश हरित भविष्य के लिए आवश्यक सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अमेरिका ने सैन्य हथियार और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप की चीन को होने वाली सप्लाई पर अंकुश लगा दिया है। जवाब में चीन ने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस स्थिति को देखते हुए कार बैटरियों की रिसाइकलिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। जब लिथियम बैटरी के इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके पुर्जे और सामग्री का इस्तेमाल कर नई बैटरी बनाई जा सकती है। इस दिशा में प्रयास होने चाहिए।
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार बैटरी की समस्या को सुलझा लिया है? जवाब है हाँ। उसने सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने की तकनीक ढूंढ ली है और इन बैटरियों पर चलने वाली गाड़ी एक बार चार्ज होने पर ज्यादा दूर तक जा पाएगी। पर समस्या यह है कि इनका इस्तेमाल टोयोटा की कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होने में भी कम से कम 4 साल लगेंगे। दूसरी समस्या यह है कि इसमें भी लिथियम का इस्तेमाल होता है, जिसका उत्पादन पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही दुनिया में मौजूदा तनाव के चलते इसकी सप्लाई में भी अड़चने हैं। वहीं दूसरी बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है, जिसमें सोडियम का इस्तेमाल होता है और वो आसानी से उपलब्ध है। सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए टोयोटा के अलावा अन्य कंपनियां भी काम कर रही हैं। हमारे एक्सपर्ट पॉल शेयरिंग की राय है कि सभी कंपनियों के बीच अगर सहयोग हो तो सफलता की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और विश्व में प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को जल्द हासिल करने में भी मदद मिलेगी।